करते हैं कि अगर साकार वो होती है तो दुनिया का नक्शा क्या होगा। दुनिया का नक्शा एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि मध्य पूर्व में अब ग्रेटर इजराइल की चर्चा तेज हो गई है। यह अवधारणा केवल ऐतिहासिक या फिर धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक और राजनीतिक महत्व के कारण भी सुर्खियों में है। ग्रेटर इजराइल का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। इस क्षेत्र को नील नदी और यूफ्रेट्स नदी के बीच की भूमि से जोड़कर देखा जाता है और इसे धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेखनीय बताया जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इस क्षेत्र की संकल्पना को वास्तविकता में बदलने की बात करते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस क्षेत्र के नियंत्रण का सपना सिर्फ इजराइल की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संरचना को बदल सकती है। जब तक ये योजना पूरी नहीं होती, तब तक इसके आसपास के देशों में सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ सकता है। फिलिस्तीन और लेबनान में सीधी टकराहट की संभावना रहती है, जबकि जॉर्डन और सीरिया पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। मिस्र और इराक को भी क्षेत्रीय संघर्ष और जल स्रोतों के नियंत्रण को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ग्रेटर इजराइल का भूभाग विस्तारित होता है तो यह क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता और तेज कर सकता है। अब अवधारणा केवल जियोपॉलिटिकल रणनीति की नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक दावों का भी मिश्रण है। आने वाले वर्षों में यह मध्य पूर्व का भू राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है और इसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें सतर्क बनी हुई हैं, क्योंकि टकराव इतना ज्यादा आने वाला है कि असुरक्षा की भावना के तहत कोई भी देश कुछ भी कर सकता है। ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। ग्रेटर इजराइल की जो स्थिति बनी हुई है, उसका जो अनुमानित क्षेत्रफल है, उसमें जो शामिल देश हैं, वो तमाम तरह की कहानी बयां करते हैं। आधुनिक सीमा की जिक्र कर लेते हैं। 22,000 वर्ग किलोमीटर का फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा की बात मैं कर रहा हूं। 6,000 वर्ग का जो हिस्सा है, 6,000 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है, वो लेबनान का हिस्सा है। 10,000 वर्ग किलोमीटर सीरिया के दक्षिणी इलाके में है और 50,000 वर्ग किलोमीटर जॉर्डन के पश्चिमी इलाके में। 1 लाख वर्ग किलोमीटर इराक के पश्चिम इलाका है। 80,000 वर्ग किलोमीटर मिस्र के पूर्वी भाग, जिसे कि सिनाई कहते हैं, सिनाई भी इसमें जोड़ दीजिए, उसे मिलाकर, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर कुल अनुमानित क्षेत्रफल हुआ करीब करीब कितना, 1,50,00,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा। इसलिए मैं ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा हूं। 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाले बड़े देश कौन कौन से हैं, इसे गौर से देखिए। जब हम कहते हैं कि 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख और 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख। इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ग्रेटर इजराइल लगभग भारत के आधे से थोड़ा सा कम क्षेत्रफल के हिस्से में फैला हुआ है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले देश कौन है, मैं आपको बता देता हूं। मंगोलिया करीब 15.6 लाख वर्ग किलोमीटर, पेरू करीब 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर, चाड, शायद आपने ये नाम भी नहीं सुने होंगे, आप इन देशों में गए भी नहीं होंगे। चाड की बात कर लेते, करीब 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नाइजर करीब 12.7 लाख वर्ग किलोमीटर। अंगोला करीब 12.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तमाम ऐसे देश हैं जो 12, 14, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हैं। अब इसी मसले को जोड़ते हुए एक बयान है जो नेतन्याहू का है, उसे सुनिए। We are in historic days, days that will be written in the annals of Israel. In Operation Roaring Lion, our roar is going and intensifying. We are pummeling the Islamic regime in Tehran.
we are pummeling its emissaries, Hezbollah in Lebanon. There's unprecedented coordination between Israel and the U.S. and achieved substantial achievements that are changing the reality in the West Bank, in the Middle East and beyond. These achievements are increasing the status of Israel as a superpower more than ever. Through our power in opposition to the power of our enemies, this is what is ensuring our survival. Our threats come and go, but when we become a regional superpower, and in many respects a global superpower, we have the power to push away threats and ensure our future. आपने सुना कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। एक ऐसा देश जो कि दुनिया के नक्शे में वो मुट्ठी भर देश है, उसकी आबादी भी मुट्ठी भर है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो महाशक्ति बनने जा रहा है और वो अब ऐतिहासिक जो बातें हैं उनको पूरा करने जा रहा है। दरअसल ग्रेटर इजराइल की जो नींव है, वो ऐतिहासिक बातों का जिक्र कर रहे थे नेतन्याहू, वो 1948 में पड़ गई थी, जब इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे स्वतंत्रता युद्ध या फिर इजराइल का इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा जाता है। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक नक्शे को बदलने वाला मील का पत्थर यह साबित हुआ था। यह युद्ध फिलिस्तीन में यहूदी और अरबों के बीच की भूमि के नियंत्रण को लेकर छिड़ा था। युद्ध की शुरुआत 14 मई 1948 को हुई थी, जब इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की और आसपास के अरब देश मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक और जॉर्डन ने उस पर आक्रमण कर दिया था। इस संघर्ष में इजरायली सेनाओं ने न केवल अपने सीमित क्षेत्र की रक्षा की, बल्कि कई अरब क्षेत्रों को कब्जा कर ग्रेटर इजराइल की नींव रखी। इस युद्ध ने भू राजनीतिक दृष्टि से इजराइल को मजबूती प्रदान की और धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों में इसे विस्तार की ओर बढ़ाया। युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 70,000 फिलिस्तीनी लोगों को पलायन करना पड़ा और इसने क्षेत्रीय तनाव के जटिल जाल को जन्म दिया। ग्रेटर इजराइल की कल्पना उस समय से उभर रही थी जो नील नदी से लेकर यूफ्रेट्स नदी तक के क्षेत्र को शामिल करने की बात करती है। 1948 का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक नई राजनीतिक और धार्मिक पहचान बनाने का कदम भी था। इसे मध्य पूर्व के भविष्य के निर्णायक क्षण माना जाता है, क्योंकि इसने यहूदियों के राज्य की सीमाओं को स्थायी रूप से स्थापित किया और पड़ोसी अरब देशों के साथ लंबे समय तक संघर्ष की नींव रखी। आज भी 1948 का युद्ध ग्रेटर इजराइल की वैचारिक नींव के रूप में देखा जाता है और ये क्षेत्रीय राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब 1948 के युद्ध में क्या हुआ था? 1948 का जो इजराइल का युद्ध हुआ था, मिस्र ने दक्षिणी सीमा में आक्रमण किया, सीरिया ने उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सेना तैनात की, लेबनान ने उत्तर में लड़ाई का मोर्चा संभाला, जॉर्डन ने पश्चिमी बैंक पर कब्जा करने का प्रयास किया, इराक ने मध्य पूर्वी मोर्चे पर सेनाएं भेजी और सऊदी अरब ने पैरामिलिट्री समर्थन दिया। कुवैत ने वित्तीय और सैन्य सहायता दी। फिलिस्तीनी अरब मिलिशिया स्थानीय प्रतिरोध में सक्रिय थे। ट्यूनीशिया और अल्जीरिया ने सहायक सेनाएं भेजी। संयुक्त अरब सेना ने अरब लीग के तहत सहयोग दिया, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा इजराइल अंततः इतने मुश्किलों के बावजूद भी, इतने संघर्ष के बावजूद भी इजराइल जीत गया। अब इस जीत को आप क्या कहेंगे? तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ग्रेटर इजराइल की बात चल रही है और ये ग्रेटर इजराइल बहुत सारे संकेत भी दे रहा है। बस इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई रुक जाएगी, क्या ईरान हार मान जाएगा, या ईरान वो न्यूक्लियर बम जो उसने बना के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, जिसके कारण ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ा है, या इस युद्ध में उनका इस्तेमाल कर लेगा। इंतजार करेंगे। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।